नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश। भारतीय इतिहास में आज हम पाल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पाल साम्राज्य था उसकी स्थापना 750 में गोपाल नामक एक राजा ने की थी। बताया जाता है कि गोपाल को वहाँ के लोगों ने चुना था। जब वहाँ पे अशांति फैली थी तो उस इलाके में गोपाल को काफ़ी लोगों ने चुना था, जो वहाँ के सामंत या जो शक्तिशाली लोग थे, और ये निर्वाचन की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसका अर्थ यह भी होता है कि गोपाल उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन प्राप्त था गोपाल को। इससे उसने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। गोपाल के बाद राजा बनता है उसका पुत्र धर्मपाल। धर्मपाल 770 से 810 तक राजा रहता है और धर्मपाल ने लगभग 40 साल शासन किया। धर्मपाल ने जो कन्नौज का त्रिदलीय संघर्ष था, जिसमें राष्ट्रकूट हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए और पाल्स हो गए, तो इन तीनों जो शक्तियाँ थी, इनका जो संघर्ष था उसमें धर्मपाल ने भाग लिया और इसने कन्नौज की गद्दी से इंद्रायुद्ध को हटाकर चक्रायुद्ध को आसीन किया था। और चक्रायुद्ध को गद्दी पर बिठाने के बाद इसने एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया था और खुद को उत्तरापद स्वामी भी कहा था। तो उत्तरापद स्वामी उस समय सबसे बड़ी उपाधि होती थी उत्तर भारत में, उत्तर की तरफ के का सबसे बड़ा राजा। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने काफ़ी बौद्ध मठ और बौद्ध विहार बनवाए। उसने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के देखरेख के लिए 200 गाँव दान भी दिए थे। कन्नौज पर नियंत्रण का अर्थ था कि उस समय गंगा घाटी और उसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। इससे पहले प्रतिहार शासक वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो इसीलिए कन्नौज पे संघर्ष चलता था, क्योंकि कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पे सब अपना कब्जा चाहते थे। राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव जो गुजरात और मालवा पर अधिकार चाहता था, उसने प्रतिहारों को हराकर गुजरात और मालवा पर अधिकार किया। फिर नर्मदा पार करके झांसी आया और वत्सराज को युद्ध में हराया। इसके बाद आगे बढ़कर उसने गंगा घाटी में धर्मपाल को भी हराया और इन विजयों के बाद वो 790 में दक्षिण लौट गया। इन तीन साम्राज्यों के बीच जो राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे और पाल्स थे, लगभग 200 साल तक इस तरह का संघर्ष चलता रहा। एक बार फिर कन्नौज के प्रभुत्व के लिए धर्मपाल को प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय से युद्ध करना पड़ा। ग्वालियर के निकट एक अभिलेख मिलता है जो नागभट्ट की मृत्यु के 50 वर्ष बाद लिखा गया है और इसमें उसकी विजय की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने मालवा तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर तथा तुरुस्क और सेंधव को पराजित किया। जो तुरुस्क और सेंजव थे वो शायद उस समय तुर्की सरदार या तुर्की सिपाही होंगे। उसने बंग के शासक जो धर्मपाल था को भी पराजित किया और उसको मुंगेर तक खदेड़ दिया। लेकिन एक बार फिर राष्ट्रकूट बीच में आ गए और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उसको हरा करके नागभट्ट को हराया और उसको पीछे हटना पड़ा नागभट्ट को। बुंदेलखंड के निकट एक युद्ध में गोविंद तृतीय ने उसको पराजित किया। लेकिन एक बार फिर पुनः राष्ट्रकूट सम्राट मालवा और गुजरात पर अधिकार के बाद वापस चले गया और ये घटना शायद 806 से 870 के बीच की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठता है और वो भी अपने पिता की तरह विस्तारवादी नीति का था। उसने भी कन्नौज पे शासन करने के लिए, कन्नौज पर प्रभुत्व के लिए युद्ध लड़ा और इसी के समय एक अरब यात्री सुलेमान आया था और सुलेमान ने अपने वृत्तांत यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में लिखा है। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने पूर्वोत्तर के प्राग्ज्योतिषपुर और उत्तर में नेपाल, पूर्वी तट पर उड़ीसा तक विस्तार किया। कन्नौज के संघर्ष में देवपाल ने भी भाग लिया। उसके शासनकाल में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। उसने जावा के शासक बल्लपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा विहार की देखरेख के लिए 5 गांवों का अनुदान दिया था। देवपाल ने 840 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। महिरभोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था। देवपाल के बाद लंबे समय तक कोई बड़ा पाल शासक नहीं होता है। फिर 11वीं सदी में महिपाल प्रथम जो 988 से 1008 तक शासक रहता है, ये पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी इसे कहा जाता है। इसने समस्त बंगाल और मगध पर शासन किया। महिपाल के बाद पाल वंश निर्बल हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया और इस जो आंतरिक द्वेष था सामंतों का और उसकी विद्रोह की वजह से ये लगभग समाप्त हो गया। बंगाल के में कैवर्त, उत्तरी बिहार में मैम, सेन आदि शक्तिशाली हो गए और रामपाल के निधन के बाद, महिपाल के बाद जो रामपाल बनता है, निधन के बाद गहड़वालों ने बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। तो जो गहड़वाल थे वो थे जो जयचंद जिस वंश का अंतिम शासक था, तो वो थे गहड़वाल और उनका बाद में कन्नौज पे कब्जा रहा। सैन शासकों बल्लाल सेन और विजय सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार कर दिया था। तो इस तरह से पाल वंश खत्म हो गया था। अरब व्यापारी सुलेमान अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है
कि जो 10वीं शताब्दी के मध्य भारत में आया था, तो वो पाल साम्राज्य को काफ़ी समृद्ध बताता है, शक्तिशाली बताता है, और उसने पाल राज्य को रुहुमा कहकर पुकारा है और कहा है कि पाल शासक और उसके पड़ोसी राज्यों में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी और उनमें पाल सबसे शक्तिशाली थे, जिनके पास लगभग 50,000 हाथी थे। तिब्बत ग्रंथों से भी पाल शासकों के बारे में पता चलता है, यद्यपि यह 7वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। इनके अनुसार पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ज्ञान को संरक्षण और बढ़ावा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय काफ़ी क्षीण स्थिति में पहुंच गया था, उसको पुनः धर्मपाल ने जीवित किया था। पाल वंश शासकों ने तिब्बत के साथ बड़े अच्छे संबंध रखे, सांस्कृतिक संबंध रखे। उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान संत रक्षित तथा दीपकर, जो कि अतीसा के नाम से भी जाने जाते हैं, को तिब्बत जाने का निमंत्रण दिया और वहां उन्हें बौद्ध धर्म के नए रूप को प्रचलित किया। पाल शासकों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध रखे। दक्षिण पूर्वी एशिया के शासकों के साथ उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो काफ़ी लाभदायक थे उनके लिए। मलाया, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर राज्य करने वाले शैलेंद्र वंश के बौद्ध शासकों ने पाल दरबार में अपने राजदूतों को भेजा और नालंदा मठ की स्थापना की अनुमति मांगी थी। तो दोस्तों, हमने पाल साम्राज्य के बारे में देखा। पाल साम्राज्य के उत्थान से लेकर उनके अंत तक की हमने इतिहास देखा और उनके समय की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।